वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पैरामीटाइजेशन का क्या मतलब होता है? ये कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स। जो इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना। पैरामीटाइजेशन दो टाइप का होगा, हैविंग वन वेरिएबल और हैविंग टू वेरिएबल्स। टू और मोर भी हो सकता है, मैक्सिमम में दो तक का देखना है। हैविंग टू वेरिएबल्स, दोनों का काम क्या होता है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग पहले देखते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी विल गेट व्हाट इट इज। तो वन वेरिएबल पैरामीटाइजेशन का क्या मतलब होता है? एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमारे पास एक्स वाई प्लेन है एंड देयर इज अ सर्किल इन दिस एक्स वाई प्लेन हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ये कोई सर्किल है, सर्किल बना नहीं मान लो, ठीक है, ओरिजिन इसका सेंटर है। इट इज इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आर स्क्वायर, राइट। तो ये इसका इक्वेशन है सर्किल का। अब ये सर्किल जो है कर्व है, लाइन ही तो है, एक लाइन है, कर्व है। तो जब भी कर्व को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए जो पैरामीटाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ एक ही वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे भी इसको अगर फंक्शन कंसिडर करो हाफ ऑफ द पार्ट को, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x इज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वट एवर दिस इज अ कर्व, और कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ एक ही वेरिएबल की आवश्यकता है। लेट आर कोई पैरामीटाइज्ड, ये कोई वेक्टर है, या आर कोई इक्वेशन है, पैरामीटाइज्ड इक्वेशन को बोल सकते हैं, और वेक्टर के फॉर्म में भी रख सकते हैं इसको हम लोग। तो आर और टी जो है ये हमारा पैरामीटर होगा, या फिर आर वी भी कर सकते हो, एक ही वेरिएबल की हो सकता है, या आर यू वट एवर, जो करना हो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। हियर टी वी यू, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर। और पैरामीटर का काम क्या होता है? पैरामीटर इज अ वेरिएबल विच रिलेट्स, ठीक है ना, विच बेसिकली रिलेट्स इनिशियली जो वेरिएबल्स थे, ठीक है ना, उनको हम लोग इंटरमीडिएट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल्स कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे में उनको इंटरमीडिएट वेरिएबल बोलते हैं। तो इन वेरिएबल्स को रिलेट करना विद द कर्व एंड द सरफेस। हमें दिया क्या हुआ था? कर्व दिया हुआ था। ये क्या है? पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या कर रहा है? एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स है इनको रिलेट कर रहा है इस कर्व से, राइट। जैसे ये सर्किल का इक्वेशन दे रखा था, पैरामीटाइज होने के बाद जो पैरामीटाइज इक्वेशन होता है, जो पैरामीटाइज इक्वेशन होता है, पैरामीटाइज इक्वेशन जो होता है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ऑलवेज सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ कर्व। हम लोग बात कर रहे हैं अभी वन वेरिएबल वाले के बारे में, तो कर्व ही होगा। जब हम लोग टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ सरफेस होगा, सरफेस का इक्वेशन दिया रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व और इक्वेशन ऑफ सरफेस दोनों के साथ मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। तो जो पैरामीटाइज्ड इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ऑफ कर्व और इक्वेशन ऑफ सरफेस को हमेशा सेटिस्फाई करता है। इन दिस पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ सर्किल, वी हैव पैरामीटाइज्ड इक्वेशन लाइक cos t i sin t j। ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, लॉजिकली सोच के ही निकाल सकते हैं हम लोग पैरामीटाइज्ड इक्वेशन, ठीक है। जो भी हमें अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आगे इस कोर्स में, उसमें हम लोग लॉजिकली सोच के और काम कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आया तो उसको हम लोग पोलर और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस गिवन नहीं होती हैं, ठीक। तो ये पैरामीटाइज्ड इक्वेशन होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ये जो कर्व दिखाई पड़ रहा है सर्कल उसके लिए, और ये सेटिस्फाई भी करेगा। एक्स की जगह cos t, वाई की जगह sin t हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और ये पैरामीटाइज्ड इक्वेशन क्या करता है? उस कर्व के हर पॉइंट को, हर पॉइंट के लोकेशन को बताएगा, मतलब हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताएगा, corresponding to different value of this parameter, corresponding to different value of this parameter, this parameterized equation give each and every point which is defined on that curve, ठीक है ना। उस कर्व के सारे पॉइंट को डिफाइन करेगा corresponding to different value of t। यहाँ पे t है इसलिए u v होता तो u v, ठीक है। ये वन वेरिएबल वाले पैरामीटाइज्ड इक्वेशन के बारे में बात होगी। वन वेरिएबल वाले पैरामीटाइज्ड इक्वेशन का यूज़ कब करते हैं? whenever you wanted to define a curve, वो कर्व टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, विच इज गिवन ईयर। यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल कर्व है विच इज गिवन ईयर। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट। ये जो कर्व है तीनों एक्सिस की ओर जा रहा है। तो पहले मान लो यहाँ पे कोई सरफेस है, लेट ऐसा इसको समझते हैं। लेट वी हैव अ पैराबोलॉइड, वी हैव अ पैराबोलॉइड
हियर हमारे पास एक पैराबोलॉइड है और इसके ऊपर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। दिस कर्व इज लाइक, ऐसा कोई कर्व है इसके ऊपर, इस पैराबोलॉइड के सरफेस पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ब्लू लाइन, दिस इज ए कर्व। ठीक है, ये कर्व है और इसका ये जो सरफेस है इसका कुछ इक्वेशन होगा एफ एक्स, ये इसका अगर सॉलिड है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये अगर हॉलो है, ठीक है ना, हॉलो है अंदर से तो दो होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो इसका कुछ इक्वेशन होगा, एफ एक्स वाई भी ले सकते हो, एफ एक्स वाई और जेड भी ले सकते हो। अच्छा, इस पे हमने कितना कर्व लिया, एक कर्व लिया। अगर हम दो कर्व कंसिडर कर ले तो लेट वी हैव अनदर कर्व, एक और कोई कर्व है इसके ऊपर, दो कर्व है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटराइजेशन होगा। इस वाले के लिए हम लोग करेंगे क्या, आर टी, इसके लिए क्या कर लेंगे, आर यू। ठीक है ना, दोनों का पैरामीटराइजेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये जो टी है इसका एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, इसका एक पैरामीटराइज्ड इक्वेशन बनेगा। वो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन क्या करेगा, इस कर्व को डिफाइन करेगा। यू के साथ एक पैरामीटराइज्ड इक्वेशन बनेगा, वो इस पर्टिकुलर कर्व को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतने ही अलग अलग कर्व्स होंगे। एक पैरामीटर अगर है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो इक्वेशन हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें पैरामीटर कितने हैं, 1। ये दोनों के दोनों डबल वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल पैरामीटराइज्ड इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये, कर्व। कहाँ, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है और 3D सरफेस भी हो सकता है। एक सरफेस भी कर्व को रिप्रेजेंट करना हो, सिंगल कर्व को, देन वी नीड सिंगल वेरिएबल, सिंगली वेरिएबल या फिर पैरामीटराइज्ड इक्वेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल। कर्व को जब रिप्रेजेंट करना हो इधर इन एक्स वाई प्लेन और ऑन अ 3D सरफेस। ठीक है, 3D सरफेस पे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें इस पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट करना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी नीड इज, ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगला मैं जो लिख रहा हूँ उसका यूज पड़ेगा आगे जब हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है, सिंगल वेरिएबल पैरामीटराइज्ड इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग एक कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट कर्व कुड बी इन एक्स वाई प्लेन और वो 3 डायमेंशनली हो सकता है स्पेस में। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने सरफेस लिया कि ताकि फील आ सके कि ये कर्व कैसे जा रहा है। यहाँ पे कोई सरफेस मेंशन नहीं है और ये जो कर्व है ये भी किसी सरफेस पे हो सकता है, वो सरफेस का कुछ भी इक्वेशन हो व्हाटएवर। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। 2 वेरिएबल पैरामीटराइज्ड इक्वेशन का, यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस हैं बट वेरिएबल कितने हैं, एक। तो एक वेरिएबल है तो बोथ इक्वेशंस, बोथ पैरामीटराइज्ड इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग 2 डिफरेंट कर्व। ठीक ना, डिस्टिंक्ट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इफ वी हैव अ पैरामीटराइज्ड इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स पैरामीटराइज्ड इक्वेशन लाइक आर, एस और टी लिख सकते हो, यू और वी ले सकते हो, जैसे हमने जैकोबियन में देखा था। फिर उससे लेना देना नहीं है, जैकोबियन तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आर टी था, तो जैसे हमने पीछे देखा आर टी में आएगा यहाँ पे एफ, तो ये एफ अलग फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम टी आई एन टी जे, अगर 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पे आर टी ले सकता हूँ, यहाँ पे पी टी ले सकता हूँ, पी टी के। ठीक है ना, टी से रिलेटेड जो यहाँ वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसका तीनों कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, अगर इक्वेशन ऐसा दे रखा हो तो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन हमारा ऐसा होगा। अगर इक्वेशन ऐसा दे रखा हो, ये खुद ही जेड है, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ऐसे में पैरामीटराइज्ड इक्वेशन अगर हम लोग ये 3 डायमेंशनल वाला लेते हैं, 3 वाला पैरामीटराइज्ड इक्वेशन लेते हैं, ठीक है ना, ये टी जो लेते हैं हम लोग, तो एम टी लिख सकते हैं आई, एन टी जे, ये तो 2 हो गया, 2 को रिप्रेजेंट करना, और यहाँ पे हम लोग सिंपली जेड के लिख सकते हैं, और जेड के अपने आप में क्या है, एफ एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। और तीनों वाला हो तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल आएगा, ठीक है ना, वो अपने आप में टी का फंक्शन होगा। तो ये तो कर्व के लिए मैंने बताया। 2 वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यू वी आई, एन यू वी जे, और पी यू वी के अगेन।
ये हम लोग दो, ये जैसे देखो z इज इक्वल टू इतना दे रखा हो, ठीक है ना, तो ये भी एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, बट कैसे सरफेस को, हॉलो सरफेस को। और ये अगर फंक्शन हो दिस इज इक्वल टू समथिंग, तो ये सॉलिड सरफेस को, पूरे स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। बट बोथ दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट अ सरफेस, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम लोग कांस्टेंट कर दें, मैंने लेवल सरफेस में बताया था। अगर 3 वेरिएबल वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग सम कांस्टेंट के बराबर कर दें तो ये पहले वाले के जैसा ही हो गया, ठीक है ना, ये पहले वाले के जैसा ही हो गया, मतलब एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये तीनों वाला दे रखा हो तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हम लोग चूज कर सकते हैं, और करते हैं, कर सकते नहीं है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स वाला फंक्शन हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग ऐसे लेंगे, एम यू वी होगा, पैरामीटर तो 2 ही होंगे यहाँ पे, एन यू वी जे, और यहाँ पे हम लोग वही फंक्शन ले लेंगे जेड के डायरेक्ट, ये रहा मतलब इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, आगे हम लोग यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया निकालने के लिए किसी भी सरफेस का, जो भी 3 डायमेंशनल सरफेस हो, सरफेस एरिया 3D सरफेस, ठीक है। और सरफेस एरिया निकालने के बाद उसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, डाइवर्जेंस निकालने के लिए, कर निकालने के लिए, इन सब चीज़ों में उसका यूज़ करा जाता है। व्हेन एवर दैट सरफेस इज प्लेस्ड इन अ फील्ड, किसी फील्ड में उस सरफेस को रखेंगे। अच्छा, सरफेस एरिया का मैंने पीछे भी बताया था इन लेक्चर 41 में सरफेस एरिया के बारे में मैंने डिस्कस करा है। वहाँ एक फार्मूला हमें मिला था सरफेस एरिया का। व्हाट वाज दिस फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला जो मैंने बताया था, दैट वाज gradient, magnitude of gradient, magnitude of dot product of gradient with k, dx dy over a given region, this region is domain। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला वहां पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था ग्रेडियंट का यूज करके, बाय यूजिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के कंसेप्ट से डायरेक्ट बता दिया था मैंने। ये सेम फॉर्मूला हम लोग पाएंगे आगे जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे फिर से। बाय 2 वेरिएबल पैरामीटराइज्ड इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाले पैरामीटराइज्ड इक्वेशन का यूज करके भी सरफेस एरिया हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग पा सकते हैं। बट व्हेन एवर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और मुझे तो ज़्यादा सिंपल ये ग्रेडियंट वाला, अगर समझना भी हो उसको तो ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट ज़्यादा आसान लगता है। बट चूंकि हमें 2 वेरिएबल पैरामीटाइजेशन पढ़ना है आगे, और इसके और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो इससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। बट फॉर्मूले पे फोकस करना है, और जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी डिटेल्ड में बताते जा रहा हूँ आगे। तो आगे बढ़ता हूँ, पैरामीटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ था। मान लो यहाँ कोई सरफेस है, वही जो पैराबोलाइड लिया था मैंने। अभी फिलहाल इसका यूज क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी सिंगल वेरिएबल पैरामीटाइजेशन यूज करेंगे, एक वेरिएबल होगा उसमें, और इस पे एक कर्व ऐसा, दिस इज अ कर्व, सॉरी ये थोड़ा सा साइड हो गया, यहाँ से जाना था इसको, ये एक कर्व है, ये सरफेस है, ठीक ना, ये सरफेस है, और किस चीज़ का बना होगा, लेट आयरन का सरफेस, और आयरन का सरफेस या किसी भी अदर मटेरियल का, आयरन का होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ये किसी अदर भी मटेरियल का सरफेस हो सकता है। हैविंग वेरिएबल डेंसिटी, हैविंग वेरिएबल डेंसिटी रो, ठीक है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक। तो रो अपने आप में जो डेंसिटी है ना वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। अब हमें एक पॉइंट दे दिया इस कर्व का, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें कर्व पे, और हमें इस कर्व का मास निकालना है। जैसे सेंटर ऑफ मास में हम रहता है वो एक सेम कंसेप्ट है, मैं अगेन उसको रिपीट करता हूँ। मास निकालना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जैसे इस पूरे कर्व का जो गोल है टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे ऊपर गया है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इन दिस स्पेस, इसका टोटल मास भी कुछ होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा किसी एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट भी होगा अलग अलग एक्सिस के अबाउट। लेट दिस इज आवर जेड एक्सिस, यहाँ पे बीच से इधर आ जाता है वाई एक्सिस, इधर की ओर मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, वाई के अबाउट, एक्स के अबाउट, तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मास अगर निकालना इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा अगर लाइन लें इस पे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छोटे से लाइन को एक छोटा सा लाइन हो अगर उस सरफेस पे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डीएल बोल सकते हैं या डीएस बोल सकते हैं।
डीएल बोल सकते हैं या डीएस बोल सकते हैं। अच्छा, आर को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, आर टी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, तो ये वी टी आ जाता है। वी टी मतलब वेलोसिटी नहीं समझेंगे, वी टी मतलब यहाँ पे उसका डेरिवेटिव समझेंगे, और वी टी टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। हाउ फास्ट आर इज मूविंग अलॉन्ग द टेंजेंट डायरेक्शन, हाउ फास्ट आर इज मूविंग अलॉन्ग द टेंजेंट डायरेक्शन। तो ये टेंजेंट डायरेक्शन में ये वी टी इसका रेट ऑफ चेंज होता है। अच्छा, सिर्फ ये डी एस निकालना है, तो डी एस बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है किसका, डी आर का, डी आर का मैग्नीट्यूड होता है, वही तो डी आर जितना चेंज आया थोड़ा सा उसमें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी टी लिख सकते हैं। तो डी एस जो है वो वी डी टी हो गया, वी डी टी डिफरेंशिएट करेंगे टी के साथ, उसको डी टी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डी टी क्या है, पैरामीटाइज करने के बाद जो भी पैरामीटाइजेशन, अगर हमारे पैरामीटाइजेशन में यहाँ पे हमने यू ले रखा है, यू ले रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये तो डेरिवेटिव हो गया उसका, दिस इज आर डैश टी, आर डैश यू इंटू डी यू, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश यू होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश यू इंटू डी यू। तो ये डी एस का लेंथ निकल गया। अच्छा, डी एस का लेंथ निकल गया, और इस कर्व की कुछ डेंसिटी दे रखी है, इस कर्व की कुछ डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट मास, डीएम विल बी डेंसिटी multiplied by ds, and what is ds here, after पैरामीटाइज करने के बाद ds जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटाइज इक्वेशन टाइम्स द पैरामीटर, डिफरेंशियल ऑफ पैरामीटर dm, और इसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, कर तीन इंटीग्रेशन है, तीन, दो है तो दो, एक है तो एक, कंप्लीट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर टाइम के साथ चल रहा है तो यहाँ पे तो वेरिएबल एक ही है, तो वी आर गोइंग विथ ओनली वन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको कि तीन वेरिएबल्स है, बट ये जो रो है इसका इक्वेशन जो गिवन होगा एम एक्स वाई जेड आई, ठीक ना, एन एक्स वाई जेड जे, या फिर ऐसा ना गिवन हो, सिंपली ऐसे गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई क्यूब प्लस जेड, ऐसा कुछ गिवन हो, इस तरीके से डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमको पैरामीटाइज इक्वेशन जो मिला है उस हिसाब से इसको पैरामीटाइज कर देंगे, मतलब एक्स आर टी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा उसको हम एक एक्स के जगह पुट कर देंगे, वाई कंपोनेंट आएगा वाई के जगह पुट कर देंगे, जेड कंपोनेंट आएगा जेड के जगह पुट करके, और यहाँ डेंसिटी को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, और हमें लिमिट किसका पता होना चाहिए, टी का लिमिट पता होना चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है टी इज इक्वल टू ए टू बी, जो भी पैरामीटर है उसका लिमिट, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये तो मास की बात थी। अगर सेंटर ऑफ मास पूछे, सेंटर ऑफ मास पूछे तो सेंटर ऑफ मास पे नीचे मास होता है, इंटीग्रल में आपको पता होगा, ये तो 11th क्लास में आपने पढ़ा इसको। तो नीचे इंटीग्रल ऑफ मास मतलब टोटल मास होता है, नीचे टोटल मास होता है, ऊपर क्या होता है, जो भी मास है उसका डिस्टेंस, एक्स एक्सिस की सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट मास टाइम्स वो मास, डीएम मास है और उसका डिस्टेंस एक्स, तो एक्स डीएम लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। डीएम के जगह तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आएगा, एक्स का क्या करेंगे भाई, तो एक्स को फिर से पैरामीटाइजेशन का यूज करके एक्स को हम लोग पैरामीटाइज इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अरे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा ना कुछ आर का, वही तो इस कर्व को डिफाइन कर रहा है, तो आर का जो एक्स कंपोनेंट एक्स के जगह उसको पुट कर देंगे, देन वी विल गेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटाइजेशन का एक छोटा सा एप्लीकेशन हुआ। अब मैंने बताया था 2 वेरिएबल वाला पैरामीटाइजेशन के बारे में, अभी 2 वेरिएबल वाला पैरामीटाइजेशन का हम लोग यूज़ करेंगे सरफेस एरिया निकालने के लिए। एक ही पैरामीटर, एक ही इक्वेशन हो, पैरामीटाइज इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है। और जैसे इनिशियली हमारे पास क्या था, सॉरी, कोई फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स वाई जेड, कोई फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट था m, दूसरा मतलब ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक आई जे के में ना लिख के भी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो 3y स्क्वायर हो माइनस जेड क्यूब, ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो तीनों का फंक्शन है। हमने 2 पैरामीटर चूज किए, एक u और एक v। u और v कैसे पैरामीटर है, u अपने आप में, u और v जो पैरामीटर है इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x जो है उसको हम लोग मान सकते हैं वो u और v का फंक्शन हो, y जो है वो u और v का फंक्शन हो, और z जो है वो u और v का फंक्शन हो, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं जो जैकोबियन हमने पढ़ा था, इनवर्स ऑफ दैट, u जो है वो x y और z का फंक्शन हो। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ 2 वेरिएबल वाला, इसका यूज मैं सरफेस इंटीग्रल में करूँगा, फिर से इसको रिपीट करूँगा वहाँ पे।
v जो है वो भी फंक्शन हो एक्स वाई और जेड का। ऐसे दोनों तरीके से हम लोग यूज़ करके और सेम काम कर सकते हैं। दूसरी बात, दो वेरिएबल वाला कंसेप्ट समझो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, u अपने आप में एक कर्व बनाएगा और v भी अपने आप में एक कर्व बनाएगा, एंड बोथ कर्व formed by v and u should be orthogonal at every point on the surface। मैं आगे के लिए बात कर रहा हूँ सरफेस इंटीग्रल के बाद, मैं जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे उस समय की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज फिलहाल इसका यूज़ होगा जो लाइन इंटीग्रल निकालने में सिंपल यूज होगा इसका, सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालने में। ऑफ अ कर्व सिंगल वेरिएबल पैरामीटराइजेशन का यूज़ कैसे लिए करेंगे हम लोग, कोई लाइन दे रखा है उसका मास निकालने के लिए और उस टाइप की चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इस पर क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगे। फिलहाल इतना सही है, आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके जो फॉर्मूले थे अभी मैंने बताया, डेंसिटी, मास निकालना और टोटल मास तो क्या करेंगे, डेंसिटी है। ये जो लेंथ था ये वही चीज़ है, जैसे आर को ही हमारे पास पैरामीटराइज इक्वेशन दे रखा है आर टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा क्या, वी टी, और वी टी को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया था, मॉड आर टी, मॉड डी आर टी मतलब चेंज इन आर, ये आया था। तो यही चेंज इन आर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और ये चेंज इन आर, वेलोसिटी कैसे हो गया, तो एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ वाई का जेड का तीनों का स्क्वायर कर दिया तो वेलोसिटी हो गया। वी में क्या आएगा, वी में आएगा डी एक्स ओवर डी टी आई, डी वाई ओवर डी टी जे एंड टी जेड ओवर डी टी के, ठीक है। और इसके साथ डी टी को मल्टीप्लाई करना था, इन तीनों का मैग्नीट्यूड लेना है तो स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट मैग्नीट्यूड हो गया इंटू डी टी, तो ये मास निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं मास का, तो अभी मैंने बताया डेंसिटी टाइम्स डी एस, डी एस क्या होता है, वेलोसिटी टाइम्स जो भी पैरामीटर है वो, यहाँ पे वी यू भी हो सकता है, डी यू भी हो सकता है। पैरामीटर टी है इसलिए मैंने टी लिया, और ज़्यादा फैमिलियर हो टी से इसलिए, ठीक है, टी लेना। ये वी टी क्या होता है, अपने आप में आर का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव उसका मैग्नीट्यूड होता है। मोमेंट क्या होता है, अच्छा मोमेंट एक तो होता है मोमेंट, पीछे बताया था मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग चीज़ हो गया, उसके लिए हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं मास का और उस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। मोमेंट के लिए किसी प्लेन से, दैट्स वाई यहाँ पे एक्स वाई, ये यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड लिखा होगा। तो कोई भी प्लेन है और प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ पे तीनों एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है नीचे वाला ये जेड एक्स प्लेन है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा डिस्टेंस, जेड एक्स प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस तो वाई कोऑर्डिनेट। तो जो भी प्लेन हो उसके अलावा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, जेड वाई प्लेन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई एक्स प्लेन होगा तो जेड कोऑर्डिनेट लेंगे उस पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है ना। तो वाई एक्स प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट लिया, एक्स जेड प्लेन है वाई कोऑर्डिनेट लिया, वाई जेड प्लेन है एक्स कोऑर्डिनेट लिया, एंड सिमिलर मैनर में। और ये सेंटर ऑफ मास मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करते हैं, तो डिस्टेंस लेना होता है उसके लिए। सिमिलरली यहाँ से ऊपर एक पॉइंट है यहाँ हमारे पास जेड एक्स, दिस इज वाई, ऐसा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है। मोमेंट किसी प्लेन से डिस्टेंस लेते हैं, प्लेन के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से जेड से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ऊपर वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, लेट मी चूज अनदर कलर, ये वाला जो डिस्टेंस है रेड वाला, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है इन दोनों के, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है तो वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा एक्स जेड का, ये, ठीक है। तो स्क्वायर रहेगा, सॉरी, तो स्क्वायर रहेगा, ये डिस्टेंस लेना है और डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो ये तो डिस्टेंस है। इनर्शिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होगा। तो मास लेते हैं, मास के जगह हम लोग डी एम लेंगे क्योंकि इंटीग्रल है इसलिए, डी एम मतलब ये वाला चीज़, और इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पिछले वाले सेक्शन में हमने देखा था, ठीक ना, पार्ट 1 में। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है,
ये कोई सेमी सर्कुलर वायर दिखाई पड़ रहा है, बट इसकी डेंसिटी वेरिएबल है, दिख भी रहा है, इसका थिकनेस क्या है, डिफरेंट है। मेटल आर्क है कोई, डेंसर एट द बॉटम देन द टॉप, बॉटम पे ज़्यादा डेंसर है देन द टॉप, इस सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, इस सेमी सर्कल पे, मतलब जेड वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 0 मतलब ऊपर जेड के पॉजिटिव वाले फेज में, पॉजिटिव वाले सेक्शन में। फाइंड द सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो यहाँ कहीं होगा। सर्कल होता है तो उसको भी निकालना जानते हो आप, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे इसको निकालना है, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेरिएबल मास है। इफ द डेंसिटी एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डेंसिटी जो है उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, वो जेड के साथ वेरिएबल है। डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज वेरिंग विथ जेड फॉर दिस आर्क, ये तो लाइन है ना, लाइन के लिए सबसे पहले हमें पैरामीटराइज इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सर्किल के लिए पैरामीटराइज इक्वेशन मैंने बताया था कैसा होगा, कॉस और साइन, ठीक है ना। कॉस लेते हैं एक्स के लिए, मतलब ओरिजेंटल के लिए, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, वाई है, तो ये हम लोग लेंगे कॉस टी जे, जे मतलब वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए, और यहाँ पे साइन टी के, जेड जेड एक्सिस की ओर है तो, और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो ऊपर वाला पार्ट लेना है तो टी का वैल्यू तो पता पड़ गया कितना होगा, ये आर है अगर हमारा, तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, 0, ये तो थीटा है, थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब 0 टू पाई, तो टी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, ऐसे जाएगा। तो टी का भी लिमिट पता चल गया, गिवन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद सोचना है उसके लिए। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सा सेंटर ऑफ मास निकालना है, जेड एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एक्स वाई एक्सिस पे तो सिमेट्रिकल है, तो उसको एक्स से एक्सक्लूड कर सकते हैं। आधा पोर्शन इसका इधर की ओर है वाई एक्सिस पे, आधा पोर्शन इधर की ओर है, तो वाई सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे होगा, मतलब वाई एक्सिस की ओर इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, मतलब जेड वाले लाइन पर ही होगा। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड ओनली सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जेड सेंटर ऑफ मास जो होगा, फॉर दैट इंटीग्रेट करते हैं हम लोग विथ जेड कोऑर्डिनेट, किसका, जो भी छोटा सा मास है उसका जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके, और नीचे लेते हैं हम लोग टोटल मास। फॉर टोटल मास वी नो द फॉर्मूला, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी है यहाँ पे 2 माइनस जेड की जगह साइन टी लिखेंगे, मैंने बताया था पीछे, जेड कोऑर्डिनेट है, तो पैरामीटराइज इक्वेशन में जेड कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसको लिखेंगे। क्यों लिखा हमने, क्योंकि लिमिट हमने टाइम के एस्पेक्ट में लेना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी टाइम्स लेंथ, लेंथ के लिए अंडर रूट वेलोसिटी होती है, पैरामीटराइज इक्वेशन की वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। फॉर्मूला ही लिख देता हूँ इसका, फ्रेश रहेगा वो, यहाँ पे जे था और यहाँ पे साइन, दिस इज के। डीएम के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था टोटल मास निकालना है हमें, तो फॉर दैट वी नीड डेंसिटी, इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी विथ डी एस जो कि लेंथ था, तो लेंथ को हम लोगों ने क्या करा था, वी टी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड टाइम्स डी टी। वी टी अपने आप में क्या था, आर का डिफ्रेंशिएशन, तो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होगा, जे को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे कॉस होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस हो प्लस ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, तो वी टी का काम खत्म, 1 हुआ। टी का लिमिट है, टी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो डी एस निकालना है, ठीक है ना, सॉरी डेंसिटी है ना, तो डी एस थोड़ी करेंगे हम लोग, सीधा डेंसिटी कर लेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना, और डेंसिटी हर पॉइंट पे गिवन है। तो इसको अगर फर्दर हम लोग लिखते हैं, इसको m कर देता हूँ क्योंकि डी एम का इंटीग्रल m हो जाएगा 2 माइनस जेड, डी वी का वैल्यू 1 हुआ, इंटू डी टी का इंटीग्रल जाएगा 0 से पाई तक, जेड है यहाँ पे टी है, नहीं बनता, जेड को हम लोग लिखेंगे यहाँ से उठा के, ठीक है ना। पैरामीटराइज हुआ तो के के साथ जो भी है वो जेड की जगह पुट होगा, वाई के साथ जो भी है वो वाई की जगह पुट होगा, जे के साथ जो भी हो वाई की जगह, और आई के साथ जो भी होता है एक्स की जगह पुट होता, यही मतलब होगा पैरामीटराइजेशन का। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम लोग, साइन टी, हियर वी हैव साइन टी, तो पहले तो कर लेंगे 0 से पाई तक 2 डी टी माइनस साइन टी डी टी, और 0 से पाई तक, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, अभी मैं सिर्फ डी एम निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में निकालना है, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट 2 पाई, हियर वी हैव पाई माइनस 0 2 पाई, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, दिस विल बी प्लस, एंड cos pi that is minus 1, cos 0 that is again 1, तो minus 2, तो 2 pi minus 2, 2 pi minus 2 will be mass, total mass of this arc, ठीक है ना, total mass of this arc, what we need is हमें center of mass निकालना है, तो for z center of mass
मास तो निकाल लिया हमने, दिस इज 2 पाई माइनस 2। ऊपर क्या करना है हमें, जेड कोऑर्डिनेट से डीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डीएम के लिए अभी फॉर्मूला आया था हमारे पास, व्हाट इज डीएम, डीएम था 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड, वी टी का वैल्यू 1 था, डी टी, दिस इज डीएम। जेड की जगह साइन लिया था हमने, 2 माइनस साइन टी डी टी, दिस इज डीएम। और इसको अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करना है, जेड टाइम्स डीएम करते हैं। तो डीएम तो इतना है, डीएम में पहले से ही जेड था यानी कि साइन टी था, इसको साइन टी से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर वी हैव 2 साइन टी डी टी माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। और नीचे वाला पहले से कैलकुलेटेड है 2 पाई माइनस 2। ऊपर वाले में तो सेम आएगा, 2 तो बाहर रहेगा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो -2 में बाहर कर लेता हूँ और -2 अगेन आएगा पीछे वाले को जैसे इंटीग्रेट करा था मैंने, ठीक है। तो दिस विल बी 4, इसका इंटीग्रेशन 4 हुआ। इस वाले को इंटीग्रेट करना है तो स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकालना है हमें, तो इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है ना, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज़ इधर गया, 1 माइनस कॉस नीचे आ जाएगा 2, तो 1/2, इसको मैं अलग सॉल्व कर लूँ, 1/2 माइनस कॉस 2t/2, 1/2 माइनस कॉस 2t/2, तो इसको 1/2 dt कॉस 2t/2 dt, ठीक है। 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अगेन हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा और पाई माइनस 2 आएगा, पाई माइनस 2 नहीं आएगा, 1/2 बाहर आएगा, पाई माइनस 0 आएगा, तो पाई/2 बचेगा। यहाँ पे 1/2 रहेगा, कॉस का साइन होता है, ठीक है ना, और साइन पाई, साइन 0 से पाई तक जाना है इसको, तो पहले हम लोग पाई पुट करेंगे तो साइन 2 पाई हो जाएगा माइनस साइन 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो पाई/2 सिर्फ बचेगा यहाँ, ठीक है। तो इस वाले केस में आएगा सिर्फ इसका वैल्यू पाई/2, यहाँ 4, तो 4 माइनस पाई/2 डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 2, बाकी इंटीग्रेशन आप चेक कर लेंगे। तो ये तरीका रहा इसको सॉल्व करने का, होप दिस इज क्लियर। यहाँ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो परोस दिया है सीधा, यहाँ पे पैरामीटाइजेशन भी दिया हुआ, एक्स की जगह टी पुट करना है, गिवन है, पैरामीटाइजेशन गिवन है यार, जेड की जगह 0, जेड है ही नहीं तो उसका कोई लोचा नहीं है हमारे लिए, ठीक है, और वाई की जगह ये पुट करना है। ये इनिशियल पॉइंट दे रखा है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है और फाइनल पॉइंट में ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन। तो इनिशियल पॉइंट में तो हमें टी का लिमिट निकालना होगा, t1 क्या होना चाहिए, तो t1 तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो t1 में ओनली y कोऑर्डिनेट इज गिवन विच इज 1, तो y की जगह 1 करेंगे, तो 1 इधर जाने के बाद 0, तो t1 इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हमारा 0 हो गया। अपर लिमिट के लिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो t2 इज 1, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। जब हम लोग t में कन्वर्ट करेंगे, x और y की जगह यहाँ से पैरामीटाइजेशन, x की जगह t और y की जगह 1 माइनस टी यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और ds की जगह यहाँ पे पैरामीटेशन दे रखा है, तो पैरामीटाइजेशन होगा क्या, आर टी इज एक्स वाला टी आई 1 माइनस टी जे, ये पैरामीटाइजेशन है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है इसका। तो वी टी निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव आर का, दिस विल बी ओनली आई, और यहाँ पे ये तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस जे बचेगा, मैग्नीट्यूड इसका 2 ऐसे, तो ये आया 2, इसको इंटीग्रेट करना है, तो c के जगह अगर t में कन्वर्ट कर हम लोग तो 0 से 1 तक मैंने लिमिट लगा दिया। इसके जगह हम लोग लिखेंगे t1 माइनस टी एक्स प्लस वाई सॉरी, हियर वी हैव प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी लेफ्ट विथ इज टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 1 बचेगा। ds की जगह होता है, इसको हम लोग dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो ds बन जाता है, तो इंटू √2 dt, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, √2 को बाहर किया, 1 माइनस √2 ही आंसर रहेगा इसका, ऐसे ही बाकी सबको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब में पैरामीटाइजेशन गिवन है, ठीक है ना। तो ये एक और एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, बाकी आप करोगे। तो थोड़ा सा पैरामीटाइजेशन को समझाऊंगा। यहाँ पे पैरामीटाइजेशन समझ में आता क्या है, तो यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रल लेना है, ये मेरे पास कोई स्केलर फंक्शन दे रखा है, और लाइन इंटीग्रल लेना है, स्ट्रेट लाइन है कोई,
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो स्ट्रेट लाइन के लिए पैरामीटर बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे तो पैरामीटर गिवन था, ठीक है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पैरामीटर गिवन नहीं है, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन गिवन नहीं है, तो हमें पैरामीटराइज्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लेना। अगर स्ट्रेट लाइन ये प्लेन में होता ना, मतलब 1 2 और 0 -1 होता, प्लेन में होता, देन यू कैन इजली मतलब मेक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे? तो y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट डिवाइड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट अगर पता हो तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। वैसे ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ, ठीक है ना, ऑल 3 एक्सिसेस एक्स वाई जेड, मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है हमें, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से समझा देता हूँ। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इस पे 2 पॉइंट्स हमें पता है, ठीक, 2 पॉइंट्स पता है, तो 2 पॉइंट से मिलकर एक वेक्टर बनेगा, एंड दिस वेक्टर इज 0 -1, तो -i -1 -2 -3j 1 -3 -2 के, दिस द वेक्टर। अब इस पूरे लाइन के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है हमें, तो हमने एक ये मान लिया, एक आर्बिट्री पॉइंट इसमें कोई कंसिडर कर लिया, आर्बिट्री पॉइंट नहीं, गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट्स है तो किसी एक को हमने कंसिडर कर लिया, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे था, मान लो दूसरा वाला पॉइंट कहीं और होगा, हमने एक, ये तो आर वेक्टर है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर कोई कंसिडर कर लिया हमने, ये एक्स वाई जेड, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट होगा, कोई भी अननोन पॉइंट। तो इक्वेशन बनाने के लिए अननोन और नॉन क्वांटिटीज दोनों होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये एक नया वेक्टर होगा, ठीक ना, ये एक नया वेक्टर होगा, और ये वेक्टर रियली में हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? बिकॉज ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट पता है। अच्छा एक चीज़ बोल सकती है, जो आर वेक्टर है ये सम नंबर, सम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? स्मॉल आर का, स्मॉल आर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अच्छा इस लेमडा को हम लोग पैरामीटर बोल देते हैं, लेमडा बी ए पैरामीटर, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू होगा इसका, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा गिव्स यू डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो लेमडा बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा है उस पर। पैरामीटर हम लोग यूजुअली टी ले रहे हैं, तो इसको टी भी मान सकते हो, नो मैटर, टी इज़ नॉट टाइम, टी इज़ बेसिकली अ पैरामीटर फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये समझ आ रहा है, ठीक है। आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग? x -1 i y -2j, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते थे, जो भी नॉन पॉइंट था ना उसमें से कोई भी यहाँ पुट कर देते, ठीक है, एंड प्लस हो जाएगा z -3 के, ये मैंने पीछे बता रखा है तो रिपीट कर दिया फिर से, और ये इक्वल होता सम पैरामीटर t टाइम्स दिस पर्टिकुलर वेक्टर, राइट। तो -ti -3tj -2t के, कंपेयर कर लो कंपोनेंट्स को, ये इससे कंपेयर होगा, तो x विल बी -t, x -1 इज इक्वल टू -t, तो x बी 1 -t, सिमिलरली y बी 2 -3t, एंड z इज इक्वल टू 3 -2t। तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये हमें पैरामीटर मिल गया। एंड नाउ आफ्टर हैविंग पैरामीटर, तो लाइन इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हो, f तो दे रखा है, ठीक है ना। तो x के जगह लिख देंगे 1 -t, y के जगह लिख देंगे 2 -3t, एंड z के जगह 3 -2t। पहली बात तो टाई t में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, तो t में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो f को t में कन्वर्ट कर लिया, तो f लिख दिया यहाँ पे, डॉट वेलोसिटी लेना था हमें, इनटू dt करना था। वेलोसिटी का मतलब ये r जो आया है ना, ये जो r आया है, r मतलब x y z, ठीक है, तो x y z, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये r तो ये वेक्टर था बीच में लिया था हमने, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आर टी। दोनों को सेम मत समझ लेना, यार मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि यूजुअली हम लोग लिया करते हैं पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, इसलिए समझाने के लिए। बट हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाना, पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1 - ti, 2 -3tj एंड 3 -2tk। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, एंड देन विल सॉल्व, ठीक है।